अगर यहां से भरा हुआ टैंकर जाएगा तो इधर से खाली वाला टैंकर दोबारा आएगा, लेकिन अब ये यहां से जाए कैसे? मतलब हम अपने टैंकर में से कच्चा तेल भरे और भारत और पूरी दुनिया में पहुंचाना शुरू करें। तो क्या भारत केवल यहीं से तेल लेता था? 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन वैश्विक तेल खपत का लगभग 20% इसी मार्ग से जाता, पूरी दुनिया का 20% यहाँ से जाता है। जमाखोरी से इसमें भी आपका जो है रेट महंगा हो रहा है और सबसे खतरनाक बात की मिल नहीं रहा। नमस्कार साथियों, आइए एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा इस समय पूरी दुनिया में छाया हुआ है, भारत में भी इसके कुछ परिणाम देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए। हार्मुज़ संकट यानी कि भारत की ऊर्जा जीवन रेखा पर और एलपीजी पर संकट किस तरह से मंडरा रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये दरअसल पूरी कहानी जो है वो है किसके लिए? वो पूरी की पूरी कहानी एक छोटे से जल डमरू पर। जल डमरू का मतलब क्या होता है? जो डिजाइन में डमरू बना दे। मैं आपको डमरू दिखा देता हूँ फटाफट, बहुत जल्दी आपको बहुत सी चीजें सिखा दूंगा। ये वाला एरिया है ना, डमरू हमारा ऐसे होता है, तो इसी तरह से ये डिजाइन आपका बन गया। ये पूरा हिस्सा जो है ये जल से भरा हुआ है, ये वाला हिस्सा। अभी ये कंडीशन है कहाँ की? इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसका नाम, इस जल संधि का नाम क्या है? हार्मुज़ जल संधि। एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये करंट या मतलब रियल मैप है और ये आपका यहाँ पे फारस की खाड़ी है, ये आपकी ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर इस जगह पर दुबई, और बाकी आगे का हिस्सा ये वाला जो है ये ईरान का हिस्सा है। ईरान देश जिस पर अभी वॉर चल रहा है, जो अपने वॉर में लगा हुआ है। और इसके साथ ये वाला आपका जो है भारत, यानी कि गुजरात, सूरत, ये वाला हिस्सा भारत का है। मैं थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से जल्दी से बता देता हूँ। ये वाला हिस्सा भारत का है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है ईरान का हिस्सा। ये वाला हिस्सा ईरान का है, ये ओमान की खाड़ी है और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका पर्सिया की खाड़ी है। इधर आपका लाल सागर है। फिर यहाँ पर ये जो जगह ये बनती क्या है? ये बनती है हार्मुज़ जल संधि। और तो आपको थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। इस जगह की पूरी कहानी अभी आपको सिखाते हैं। इस जगह से चूंकि जो भी ये जो गल्फ कंट्री में जो भी कच्चा तेल या फिर एलएनजी या फिर एलपीजी जो भी गैसें होती हैं, वो यहाँ से जो है समुद्री मार्ग से इस तरह से होते हुए कहां तक आती हैं? भारत तक, जिनको भारत की जरूरत है। तो हमारे लिए अगर ये वाला रास्ता चौक हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। दरअसल यही कुछ कहानी है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। दरअसल ये क्या दिक्कत हो गई या होने वाली है, इस पर चर्चा तो कुछ विशेष है। आइए शुरू करते हैं। दरअसल अगर हम इस लोकेशन की बात करें जिसका नाम है हार्मुज़, इसके ऊपर के हिस्से वाले देश का नाम क्या है? ईरान नाम है। नीचे आपके अलग छोटे छोटे और गल्फ कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे। इसका ऊपर का हिस्सा लगभग 21 मील जो है जहां पर मुख्य जलमार्ग होते हैं वो ईरान के कब्जे में आपका चला जाता है और ये सबसे सकरा हिस्सा है। अब यहां से अगर किसी भी व्यक्ति को अपना नाव, पानी का नाव जिसमें ऑलरेडी टैंकर बहुत सारा बैरल तेल, कच्चा तेल या गैस भरी हुई है, यहां से निकलकर आगे जाना है तो उसे इस जगह से जाने के लिए ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी और ईरान में चल रहा है युद्ध। दूसरी बात, अगर यहां से भरा हुआ टैंकर जाएगा तो इधर से खाली वाला टैंकर दोबारा आएगा, लेकिन अब ये यहां से जाए कैसे? हाँ, जितने भी टैंकर होते हैं वो सब ऑलरेडी पहले से जो है अपना बीमा करवा के रखते हैं, लेकिन बीमा कंपनी साफ साफ मना कर दी कि भैया अभी वहां से जाओगे तो 100% मरना है, तो उधर से क्यों जाना, मत रिस्क लो, हम अभी आपको कोई मदद करने वाले नहीं हैं। तो अभी यहां से जो भी बड़े जहाज निकल रहे हैं वो बड़े रिस्क के साथ निकल रहे हैं। पूरी कहानी अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो देखो, जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं सभी पानी के जहाज है जो वेट कर रहे हैं युद्ध समाप्त हो तो हम पानी के जहाज में से, मतलब हम अपने टैंकर में से कच्चा तेल भरे और भारत और पूरी दुनिया में पहुंचाना शुरू करें। तो क्या भारत केवल यहीं से तेल लेता था? क्या भारत यहीं से गैस लेता था? यस, मैक्सिमम हम यहीं से लेते थे। पूरी कहानी आपको सिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े चोक पॉइंट की शारीरिक रचना, यानी कि इस जगह पर आपका चोक पॉइंट, और ये चोक हो गया। अब अच्छा, एक बार और क्या हुआ था अभी पिछले साल जो है इसी तरह से सुएज नहर में एक नाव फंस गई बीचों बीच। अब ना नाव कोई आ रही ना कोई नाव जा रही, तब भी महंगाई बढ़ गई थी। उसी तरह से भी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन वैश्विक तेल खपत का लगभग 20% इसी मार्ग से जाता, पूरी दुनिया का 20% यहां से जाता है। अगर हम बात करें तो IRGC की दोनों छोरों पर तैनाती मौजूद है, यानी कि सुरक्षा का काम कर रहा है और किसी भी पार करने वाले जहाज को आग के हवाले करने की सीधी क्षमता, ये हथियार लैस
ईरान के पास इसकी सबसे बड़ी इसमें हिस्सेदारी ईरान की सबसे ज्यादा है। तो भैया देख रेख किए हुए हैं, और कौन जहाज जाएगा बिना पूछे जाएगा, परमिशन लेके ही जाना, ईरान से परमिशन लिए तभी आगे जाना है। ये रास्ता सकरा है, 30 मील चौड़ा, लेकिन मुख्य नौगम में जल मार्ग केवल 21 मील का, क्योंकि किनारे किनारे तो पानी के जहाज जाएंगे नहीं भाई, वहां तो तट पास होता है, तो गहरे वाले क्षेत्र में जाएंगे। गहरा वाला क्षेत्र मात्र 21 मील का है। यहां पर 3000 से ज्यादा पोत इस जल डमरू के मध्य दोनों ओर फंसे हुए हैं, जिनमें सामान आता जाता है। 3000 वाणिज्यिक पोत यहां पर फंसे, नीचे ओमान की खाड़ी है। फिर आगे अगर ये चौक रहा, बंद रहा, तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे? वाणिज्यिक पंगुता। दिक्कत क्या हो जाएगी? अभी 100 मिलियन के टैंकर के लिए प्रति यात्रा हमें कितना देना पड़ता है? $2000 देना पड़ता है, लेकिन ये बढ़कर $1 मिलियन हो गया सीधे, यानी कि 5 गुना बढ़ गया, रेट बढ़ा 5 गुना। फिर प्रीमियम में विस्फोट। अभी तक क्या होता था? 48 घंटे के भीतर वार रिस्क प्रीमियम कितना था? 0.2%, मतलब बहुत कम देना पड़ता था बीमा वाली हिस्से। अब इसका भी रेट बढ़ के कितना हो गया? 1%। सोचो 0.2 से बढ़ गया कितना? लगभग 100%, सीधे सीधे बढ़ गया। अभी इतना पैसा बढ़ेगा तो किसके हिस्से जाएगा? जो जनता खरीदती उसी के हिस्से में जाएगा। यदि बीमा करता उदाहरण नहीं देंगे, उदाहरण मतलब वो रिस्क कवर नहीं करेंगे, तो कोई भी वाणिज्यिक जहाज इस जलडमरू को पार नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए भैया, कौन मरने जाए? रिस्क भी नहीं, बीमा भी नहीं कवर होगा। कुछ क्लबों ने वार रिस्क कवर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। बोले भैया अपना समझो, हम नहीं देने वाले हैं। जहाजों पर मिसाइल हमले की वजह से डर है और ये हाई रिस्क एरिया बना हुआ है, सब शांत हैं। ऐसे में हमारे देश में जो तेल आता था, कहां से आता था? हम मंगा लेते थे सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, इराक से, जहां से उधर से भी, और ये होर्मुज जल संधि से ही आता था। लेकिन अच्छा, हम यहां से कच्चा तेल कितना बनाते थे? अपने यूज का 40 से 50% हम यहां से मंगा लेते थे। एलएनजी लिक्विड जो नेचुरल गैस होती है, वो हम 55 से 60% इसी रास्ते से मंगाते थे। तरलीकृत पेट्रोलियम जिसको एलपीजी, अपनी गैस एलपीजी, हम 80 से 85% इसी रास्ते से मंगाते थे। आपको पता होगा हमारे पास कच्चे तेल का तो बफर है, 45 दिन के आसपास का बना रखा है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि एलपीजी का भी बफर बनाना पड़ेगा, और एलपीजी का 0 दिन का बफर है। अब बताओ कहां जाएंगे? है ही नहीं। अगर खत्म तो खत्म, ताजी मंगाओ, ताजी दो, और खत्म तो खत्म। फिर कोई जुगाड़ अपने पास बनता नहीं है। भारत की लगभग पूरी एलपीजी आपूर्ति मुख्य रूप से सऊदी अरब और कतर से होती है, और ये सऊदी अरब और कतर भैया इसी में फंसे हुए हैं। प्रतिदिन 195 MMSCMD खपत भारत का हिस्सा कतर और यूएई पूरा करता है, बेचारा इसी रास्ते से पूरा करता है। हम इसी तरह से प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल आयात में से 2.27% हाम्बुर्ग के रास्ते से करते हैं। 5.5 की टोटल हमें जरूरत है प्रतिदिन, और हम 2.27 कहां से मंगाते हैं? होर्मुज के रास्ते से आता है। अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा इसको देखें, चेक करें, तो कच्चा तेल हम आयात पर निर्भरता कितनी है? 40 से 50%। हमारे पास 45 दिन का रिजर्व मौजूद है। किसका? कच्चे तेल का, जिससे हमारा पेट्रोल वगैरह बन जाएगा। एलएनजी की बात करें, 60% हम बाहर से मंगाते हैं, रिजर्व हमारे पास थोड़ा सा है, कुछ दिन का। एलपीजी जिससे आपका खाना बनेगा, है ही नहीं, सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ करना है। आयात पर निर्भरता 60%, जिसमें से 80-90% उसी खाड़ी देश से आती है। अब तक हमने कोई बफर नहीं बनाया, 0 बफर है, तत्काल जोखिम। आज गैस नहीं आई, कल गैस का किल्लत। भारत में 330 मिलियन परिवार मुख्य रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करते हैं। 80,000 टन प्रतिदिन खपत होती है। कच्चे तेल के विपरीत भारत के पास कोई रणनीतिक एलपीजी रिजर्व नहीं है। इसे सबसे कमजोर कड़ी आपको मानना पड़ेगा, और ये है भी। घरेलू प्रभाव क्या पड़ेगा? मूल्य वृद्धि। आप देख सकते हैं करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं, आज तक की। जो हमारे घर में सिलेंडर है उसका वजन होता है 14.2 किलोग्राम। घरेलू सिलेंडर की कीमत में अचानक 60 रुपए की वृद्धि, दिल्ली में हो गया 913 रुपया। और जो व्यवसायिक है, जो अभी आप कह रहे हो कि दुकानें बंद हो गई, उनके लिए क्या है? 19 किलो जो नीले कलर का सिलेंडर आता है, उसका रेट 110 रुपया बढ़ाकर 1883 रुपया कर दिया गया। कालाबाजारी जिनके पास है वो डम करके रखेंगे, और महंगा होगा उस पर वो अपना रेट और बढ़ा लेंगे। और सच बात है, टीवी में हमारे घर से फोन आया था, किसी ने बताया कि दिल्ली में 3000 का गैस सिलेंडर हो गया, तो कैसे रहोगे? ये आज की बात है।
फिर इसी तरह से अगर हम घरेलू वाले की ही बात करें तो जमाखोरी से इसमें भी आपका जो है रेट महंगा हो रहा है, और सबसे खतरनाक बात की मिल नहीं रहा। और दूसरी बात, ये जो हम लोग घर में इंडक्शन यूज करना शुरू किए थे, मार्केट से गायब हो गया। ऑनलाइन किसी साइट में इंडक्शन मिल ही नहीं रहा। सबको पता है कि गैस खत्म हुआ तो इंडक्शन से जीने के लिए तो खाना बन जाएगा, वो मार्केट से पूरे बिक गए, समझिएगा आप। हालांकि अभी ऑफलाइन स्टोरों में है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर व्यापार बंद हुआ तो प्रमुख शहर बेंगलुरु, मुंबई में होटल आदि जगहों पर भोजन क्या लकड़ी में बनाएंगे? जैसे भी बनाएंगे, समस्या तो रहेगी। अभी घरेलू प्रभाव पर अगर बात करें तो वर्तमान में केवल 25 से 30 दिन का स्टॉक हमारे पास है, यानी कि मार्च खत्म, टेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। हमको एक भ्रम है कि हम पाइपलाइन से गैस मंगा लेंगे, तेल मंगा लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत मुश्किल है कि हम वहां से ऐसा कुछ मंगा पाएं। अभी हमें आगे की रणनीति किस पर फोकस करना चाहिए? तो आगे हमें ध्यान देना चाहिए कि फिर से कभी ऐसी कोई गलती होने ना पाए। हम पहले से जैसे एलपीजी का जो है कच्चे तेल का स्टॉक बना के रखें, उसी तरह से हम जो है एलपीजी का और एलएनजी का भी जो है अपना स्टॉक बना के रखें कि कभी दुनिया में कोई लड़ाई हो तो हमारे पास 6-7 महीने का बफर कम से कम बना रहे। 6 महीने का तो हमें सभी चीजों का बफर बना लेना चाहिए। अभी सरकार क्या करने वाली है? भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि जगहों से मंगाएगी, लेकिन उसका रेट क्योंकि आने में समय लगेगा, प्लस दूर से आएगा तो उसमें जो है आने जाने का खर्च भी महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ेगा तो रेट वैसे भी महंगा हो जाएगा। मध्यम अवधि महीने में रूसी ऊर्जा का एशिया विशेषकर भारतीय बड़ा बाजार में पुनः प्रवेश करना, यानी कि अब हम फिर से जो है रूस के शरण में जाएं। सुना भी होगा 30 दिन के लिए हमको छूट मिली है खरीदने के लिए, गजब मजाक है। खैर, दीर्घकालिक 2026 के आगे हमें क्या करना है? 16 से 20 MBD क्षमता को किसी भी व्यवहारिक समय सीमा में प्रतिस्थापित नहीं किया जाए, यानी कि 20-25 से ज्यादा हम हिस्सा किसी के भरोसे ना रहे। वहां गड़बड़ी हो जाए तो हमारी जिंदगी ही खराब हो जाए। खामोर्ज संकट ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया है कि रणनीतिक रिजर्व के बिना एलपीजी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी की कड़ी देखने को मिलेगी। तो भैया अब हमें अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। वीडियो आपको कैसा लगा? कोई और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।